तो दोस्तों पहला सवाल है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का अजमेर शहर है जो भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध शहर हैं। अगला दूसरा सवाल है, 18 मई 1974 को भारत सरकार द्वारा अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में 18 मई 1974 में भारत सरकार द्वारा अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास पोखरण के पास एक खेतुलई नाम का गांव है, वहां पर 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जुलाई 2019 में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 25 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ग के लोगों को सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध उपलब्ध कराई जाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को सूचना है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 26 मई 1988 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 2018-19 में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है वो जयपुर जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश की पहली होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के जयपुर जिले में देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी लॉ है जो स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कोटा और प्रतापगढ़ जिले हैं जो महिला साक्षरता एवं कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। कोटा का महिला साक्षरता दर है वो है 65.9% और जबकि प्रतापगढ़ का पुरुष साक्षरता दर है वो है 69.5%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अप्रैल 2010 में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार लागू हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी स्कूल में मिड डे मील से है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कपास फसल है जो राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। कौन सी फसल है जो नकदी फसल है राजस्थान की? कपास फसल। और कपास फसल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़
और श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक पैदावार होती हैं। किस जिले में होती हैं कपास की फसल? वो होती है हनुमानगढ़ में, और श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सबसे अधिक कपास की पैदावार होती हैं, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख नकदी फसल हैं। अगला सवाल है ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खारी एवं लवणीय भूमि होती है जिसे ऊसर भूमि कहा जाता है। किसे कहते हैं ऊसर भूमि? खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा शहर भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का अजमेर शहर है जो राजस्थान और भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि राजस्थान के अजमेर ज़िले में ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ता हैं वो स्थित हैं, इसलिए अजमेर शहर को भारत का मक्का या फिर राजस्थान का मक्का शहर कहा जाता है। किस शहर को? अजमेर शहर को। इसी प्रकार अगला सवाल है रविदास और कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामानंद के शिष्य थे वो थे रविदास और कबीरदास। कबीरदास और रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। इसी प्रकार अगला सवाल है मगरा चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहने वाली नस्लें किसकी नस्लें हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मगरा चक्री अथवा बीकानेरी चोकला नस्लें हैं वो भेड़ की एक प्रकार की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। कौन सी नस्लें? मगरा चक्री और बीकानेरी चोकला, जो एक की भेड़ की नस्लें हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 243 का संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। किस अनुच्छेद का संबंध है? 243 अनुच्छेद का। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के पाली जिले से हैं जो सबसे अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कितने जिलों की सीमा लगती हैं पाली के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा लगती हैं। और वो ज़िले कौन कौन से हैं? वो ज़िले हैं जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चिरई, जालोर और बाड़मेर ज़िले। ये 8 ज़िले हैं जिनकी पाली ज़िले के साथ सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं, यानी पाली ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जिनकी सीमाएं 8 ज़िलों के साथ लगती हैं। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के दक्षिण में होकर वह गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है? वो है कर्क रेखा। और दोस्तों कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं। कौन कौन से जिले हैं वो है एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में, जिसके लिए 18 मार्च 1948 से ये पहला चरण शुरू हुआ था जो 1 नवंबर 1956 को ख़त्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था, जिसमें कुल समय कितना लगा था? वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एकीकरण के करने में। और सबसे ज़्यादा राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 रियासतें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और
बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान का निर्माण होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। इसलिए अब हर साल 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो जयपुर की ब्लू पॉटरी से है। किससे संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत का ब्लू पॉटरी का। और ब्लू पॉटरी वह है जो चीनी बर्तनों के ऊपर चित्रकार किया जाता है, जिसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? वो दिया था साल 1974 में। इसी प्रकार अगला छठा सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। कहाँ पर है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित? वो है गागरोन के किले में। और गागरोन का किला है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ किला है, जिसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को? गागरोन के किले में। और ये किस जिले में है? वो है झालावाड़ जिले में, जिसमें राजस्थान के सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं, जिसके निर्माता हैं वीर नारायण पंवार को माना जाता है। कब माना जाता है? वीर नारायण पंवार हैं जो सिवाना दुर्ग के निर्माता माना जाते हैं। और यह भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा था। कौन सा किला? सिवाना दुर्ग, जो किस जिले में है? बाड़मेर जिले में बना हुआ है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। और ये मेला कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। और ये पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। किस जिले में लगता है पुष्कर मेला? अजमेर जिले में। और ये कब शुरू होता है ये पूछे तो दोस्तों, तो ये है मेला है वो कार्तिक मास के एकादशी से शुरू होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। और ये अमृता देवी बलिदान के याद में मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और किसकी याद में लगता है? वो लगता है अमृता देवी के बलिदान की याद में। और ये मेला कब भरता है ये पूछे तो दोस्तों, ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में होता है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली बोली जाती हैं। किस जिले में बोली जाती है बागड़ी बोली? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में। इस ऑप्शन में एक ही सवाल ऑप्शन दे रखा था, इसलिए डूंगरपुर जिला। अगर दो जिलों का पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है वो बागड़ी बोली बोली जाती हैं। अगला सवाल है, मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संगीत राज हैं जो मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ? वो है संगीत राज। अगला सवाल है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डूंगरपुर जिले में संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साबला गांव में। और कब हुआ था? 1714 ईस्वी में डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, चोप नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चोप नामक आभूषण है जो स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। कौन सा आभूषण? चोप आभूषण, जो कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसी प्रकार अगला सवाल है, झुनझुन का हवा महल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी यानी झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। और खेतड़ी महल का निर्माण है वो 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में खेतड़ी महल का निर्माण हुआ था जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। अगला सवाल है, मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बयाना क्षेत्र है वो मध्यकाल में नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध था बयाना क्षेत्र? वो था नील की मंडी के लिए। और ये बयाना कस्बा कहाँ पर है? वो है भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है जो नील की मंडी के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे? तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी धाकड़ जाति के कृषक हैं जो बिजौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में थे। किस जाति के थे? वो थे धाकड़ जाति के। और किस आंदोलन आंदोलन में? वो था बिजौलिया किसान आंदोलन में। अगला सवाल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी साल 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? साल 1936 ईस्वी में। अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है वो सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है राजस्थान में? लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। जबकि दोस्तों भंडारों की दृष्टि में बात करें तो राजस्थान तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर हैं। किस मामले में? लिग्नाइट कोयले की किस्म के मामले में राजस्थान राज्य है वो तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, जबकि राजस्थान है वो तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान में बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिले में लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। किन जिलों में? बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिले में। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अहुआ का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था राजस्थान में अहुआ का विद्रोह? हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। अगला सवाल है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी यानी राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उस वर्षा को माउट वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? माउट वर्षा। और माउट वर्षा सबसे ज़्यादा किस कहाँ से होती हैं? वो होती हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात से होने वाली वर्षा है वो माउट वर्षा कहलाती हैं। और ये किस ऋतु में होती हैं? वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान का 12 जिला हैं जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है राजस्थान का जिला? वो है 12 जिला। अगला सवाल है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी यानी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जिससे के कारण राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों से होती हैं। अगला सवाल है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गणगौर का त्योहार है वो राजस्थान में 18 दिन तक की अवधि तक मनाया जाता है। कितनी दिनों की अवधि तक गणगौर त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 दिन।
अगला सवाल है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी श्रावण तृतीया के दिन या श्रावण माह में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ये किस पंचांग के अनुसार? हिंदू पंचांग के अनुसार। अगला सवाल है, जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अलवर शैली है, जो जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी हुई शैली हैं। कौन सी शैली है जो दिल्ली और जयपुर की शैली से मिश्रण शैली बनी हुई है? वो बनी है अलवर की शैली। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले सभी प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको अब रोजाना हर दिन 25 राजस्थान जीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बेणेश्वर मेला है, जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित हैं विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती हैं। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को भी आप जरूर याद कर लीजिए। सवाल क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है?
तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इन ज़रूर सवाल को याद रखें। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। यानी इस सवाल का ऑप्शन सही कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर है और कर्क रेखा राजस्थान की 2 जिलों से गुजरती हैं। कौन-कौन सा? डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों से। कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के कर्क रेखा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा राज्य तक राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। किन राज्य तक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी बनास नदी है जिसे राजस्थान में वन की आशा के नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन है बी, यानी अलवर के नीमराणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है और इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। और ये कहाँ पर है? नीमराणा, अलवर जिले में। इसी प्रकार अगला सवाल है, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं जिनका नाम है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। क्या नाम है? बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के कुएं के नाम क्या हैं? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये तीनों ही बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम हैं।